हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको रिवाइज करा दिया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी के जो टॉपिक्स है वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए आज वाली वीडियो में मैं आपको टॉपिक नंबर 3 कवर करवा रहा हूँ और 3 के साथ 4 भी, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन करके आप फ्री में वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो ये नोट्स। और आपके पास अगर कोई भी अदर डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस वगैरह है जिसका सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप उस ग्रुप में क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। मैं उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो टॉपिक नंबर 3 है आज का। टॉपिक नंबर 3 आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम ऑल्सो नोन एज फैक्टर इनकम ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर इनकम ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर पेमेंट्स। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। ओके, तो फैक्टर इनकम क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है मेहनत की चीज़ें। मेहनत की वजह से जो इनकम आपने कमाया है वो आपका क्या है, फैक्टर इनकम। नॉर्मल वे में आपको समझा रहा हूँ। ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री वाली चीज़ें, भाई फ्री में आपने जो भी चीज़ें कमाई हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी बंदे ने काम करा ऑफिसेज में और उसको सैलरी मिला, किसी लेबर ने काम किया फैक्ट्री में, उसको वेजेस मिला, तो ये है आपका क्या, फैक्टर इनकम। लेकिन अगर कोई स्कूल में अगर आप अभी क्या हो, एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो, आपको सपोज आपने पूरे स्टेट में टॉप कर लिया, तो आपको गवर्नमेंट क्या कहती है, कुछ स्कॉलरशिप देती है, पैसे देती है, कुछ भी देती है। तो वो आपको मेहनत की वजह से, मेनली वो आपने स्टडी करा, लेकिन एक्चुअली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई सामान वगैरह ये चीज़ें आपने बनाई नहीं, ठीक है जी। तो वो आपको स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसफर इनकम बोला जाता है। करेक्ट है। अगर कोई भी ओल्ड एज पर्सन है, 60 साल से जो अबव हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट्स, मोस्टली सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है। लेकिन उसके बदले में वो मेहनत नहीं करते कुछ भी, गवर्नमेंट उसको फ्री में देती है पेंशन, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है जी। तो फ्री की चीज़ें जैसे ओल्ड एज पेंशन। एक और भी ध्यान रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, अगर किसी बंदे ने क्या किया है, काम किया किसी कंपनी में और उसको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिटायरमेंट पेंशन मिले, चाहे प्राइवेट कंपनी से रिटायरमेंट पेंशन मिले, रिटायरमेंट पेंशन उसके मेहनत की वजह से मिलता है। 20 साल 40 साल वो काम करता है उस कंपनी में, और जो वो मेहनत करता है उसी टाइम पे थोड़ा अमाउंट उसके सैलरी से काट के रख लिया जाता है पीपीएफ या पीएफ अकाउंट में, और फिर बाद में उसे एज अ पेंशन उस पर्सन को दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो उसे हम लोग फैक्टर इनकम बोलेंगे, उसे ट्रांसफर इनकम नहीं बोलते। ओके, तो डिफरेंस ध्यान रख लेना। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत वाली, ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री की चीजें। फैक्टर इनकम टू साइड होती है, दैट इज कॉल्ड टू बाइलेटरल ट्रांजेक्शंस होता है। ट्रांसफर इनकम ओनली वन साइड होता है। जैसे फ्री में गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दे दिया, आपने कुछ नहीं किया। फ्री में ओल्ड एज वाले लोगों को पेंशन दिया गवर्नमेंट ने, उसके बदले में उसने कुछ भी नहीं किया। उसके अलावा जो आपका ट्रांसफर इनकम होता है ना, यूनिलेटरल बोलते हैं उसको, ओनली वन साइडेड, तो वो इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और गवर्नमेंट को भी। कई बार मान लो गवर्नमेंट में किसी कंट्री में मान लो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो दूसरे देश वाले हेल्प कर देते हैं, तो उसने हेल्प कर दिया, बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया, तो उसे भी हम लोग ट्रांसफर इनकम के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके, तो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब होता है क्या, रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था ना, 4 फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलता था, रेंट मिलता था लैंड के बदले में, उसके अलावा लेबर के बदले को मिलता था वेजेस, लेबर के बदले में कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स मिलता है। तो दीज 4 आइटम्स आर नोन एज फैक्टर पेमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो से फैक्टर इनकम। सर एक चीज ये भी बताओ, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट क्या होती है? सर दोनों सेम ही चीज होती है। अगर मान लो फॉर्म्स ने ये फैक्टर सर्विसेज लिया हाउस होल्ड से और बदले में उसको पेमेंट कर दिया, तो फॉर्म्स के लिए वो फैक्टर पेमेंट्स है और हाउस होल्ड्स के लिए वही फैक्टर इनकम्स है। भाई जिसको पैसे मिल रहा है उसके लिए फैक्टर इनकम, और जो पैसे दे रहा है उसके लिए फैक्टर पेमेंट्स। लेकिन ट्रांसफर इनकम के अंदर फ्री की चीजें हैं। तो गवर्नमेंट ने मान लो पैसे दिए एज ए स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, तो वो जो इंडिविजुअल पर्सन को ओल्ड एज को जो पेंशन दिया, तो ओल्ड वाले जो पर्सन है उसके लिए वो ट्रांसफर इनकम है, लेकिन वही सेम चीज गवर्नमेंट के लिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम एक ही चीज है, एक पर्सन के लिए पेमेंट, एक पर्सन के लिए इनकम। और सेम फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स, एक पर्सन के लिए इनकम, दूसरे पर्सन के लिए पेमेंट है। ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में अगर डिफरेंस क्वेश्चन पूछ देता है, डिफरेंस, तो इस टाइप से टेबल वाइज लिखना है। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग बता दो, इट रेफर्स टू इनकम, ठीक है जी, रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। और ये कहता है विदाउट
रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। नेचर कैसा होता है, इसे हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर 4 में आएगा कि सर फैक्टर इनकम दिया हो ना तो उसे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर किया जाता है, उसमें इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये फ्री की चीज़ें होती हैं। ये एक बार ऑलरेडी स्टार्टिंग में ऐड कर लिया था तो बार बार नहीं करते हैं। ओके, कंसेप्ट ये क्या होता है, ये अर्निंग कंसेप्ट होता है, ये रिसीट कंसेप्ट होता है। ट्रांसफर वाली रिसीट कंसेप्ट होता है। रेसिपिएंट कौन होता है, ये होता है वो लोग रिसीव करते हैं जिन्होंने क्या किया है, फैक्टर सर्विसेज दिया फॉर द पर्पज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। और ये वो लोग होते हैं जो हाउस होल्ड या गवर्नमेंट होते हैं, जनरली उनको मिलता है। हाउस होल्ड वाले जैसे ओल्ड एज लोग जो है ना, ओल्ड पर्सन जो है उनको पेंशन मिलता है। गवर्नमेंट को मैंने आपको बता दिया, फ्लड वगैरह आ गया तो किसी दूसरे ने दे दिया। एग्जाम्पल क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वही सेम चीज़ है। एग्जाम्पल क्या है, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, यहाँ पे याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इंडिया में वैसे तो नहीं मिलता, बट फॉरेन के कई सारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर कोई बंदा बेरोजगार है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसको फ्री में पैसे देती है, दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो ये रहा आपका, ये हमने पढ़ा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का मीनिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सर फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स का मतलब होता है जो फाइनली प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है या फाइनली अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है जी, अगर पर्पज ऑफ कंजम्पशन के लिए क्या है, अवेलेबल है कोई भी गुड्स इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड गुड्स ऑल्सो इंक्लूडेड सर्विसेज। तो गुड्स बोले तो सर्विसेज को भी लेना है, तो गुड्स और सर्विसेज अगर कोई भी क्या है अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट तो उसे हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शंस के लिए अवेलेबल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मान लो कोई कार का डीलर शॉप है, ठीक है, जो कार बेचता है, उसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान लो टाटा की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से क्या किया, एक टाटा का जो डीलर शोरूम वाला जो है वो बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद के लाता है। तो खरीद के लाया तो कंजम्पशन के लिए नहीं लाया, वो फर्दर कस्टमर को रीसेल के लिए लाया है, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, जैसे हाउस होल्ड हम बोलते हैं, हम लोगों ने सीधा गए और मान लो डीलर से या फैक्ट्री से ही कार खरीद के लेके आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, उसको फाइनल गुड्स बोलेंगे क्योंकि हमने कंजम्पशन पर्पज के लिए लाया। ओके, उसके अलावा नेचर कैसा होता है, तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग लेस करते हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सेल प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन, तो ये क्या होता है, रेडी फॉर यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल यूज। उसके अलावा ये क्या होता है, नॉट रेडी फॉर यूज, तो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो फाइनली रेडी नहीं है, अभी तो उसको और प्रोसेस करेंगे या फर्दर उसका प्रोडक्शन करेंगे या रीसेल करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कौन करता है, तो फाइनल गुड्स, एंड ये स्टिल अभी विद इन दी बाउंड्री लाइन है। और एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, तो वो आपका फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर किसी बेकरी शॉप ने मिल्क को परचेज करा है कोई भी चीज़ को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, या कोई भी शॉप या रिसेलर ने खरीदा है मिल्क को बेचने के लिए, रीसेल के लिए, या कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और यू कैन से डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इसके आंसर भी मैंने दिए हुए हैं। ये सेम इस टाइप से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपसे मीनिंग पूछ सकता है, नॉर्मली एमसीक्यू पूछ सकता है। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे। इसके बाद ये वाले भी टॉपिक आ जाते हैं, 5th नंबर टॉपिक, दैट्स कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दिस इज ऑल्सो बेसिकली और रिलेटेड टू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखो जो फाइनल गुड्स है ना, फर्दर उसको कैटेगराइज कर दिया गया हमने दो पार्ट में, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सर जो फाइनल गुड्स है, यहाँ देखो ये है फाइनल गुड्स, ये है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो रीसेल पर्पज के लिए और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फाइनल गुड्स क्या है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुका है और फाइनली अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। तो जब कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होगा उसे कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होता है उसे नॉर्मली कैपिटल गुड्स बोलते हैं। प्लांट मशीनरी, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हो कैपिटल गुड्स। लेकिन आपने क्या किया है, कोई स्टॉक वगैरह खरीदा, हाउस खरीदा है हाउस होल्ड के लिए, कोई हाउस होल्ड ने माने कार खरीदा, हाउस होल्ड ने कार अपनी यूज के लिए खरीदा है, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स एक ही चीज़ है। लेकिन अगर कोई कंपनी ने या यू कैन से हाउस होल्ड ने एक कार खरीदा एज अ टैक्सी के चलाने के लिए ओला उबर में, ठीक है जी, तो उसे हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो गया उसके लिए, वो अर्निंग कैपेसिटी कमाने के लिए उसने गुड्स खरीदा। उसके अलावा क्लॉथ है, मान लो क्लॉथ को परचेज किया किसी हाउस होल्ड ने फॉर द पर्पज ऑफ खुद के किसके लिए, यूज़ के लिए, पहनने के लिए। लेकिन अगर कोई क्लॉथ को खरीदता है किसके लिए, टेलर शॉप ने खरीदा है, कोई पर्सन ने, उसकी टेलरिंग की शॉप है, तो वो उस क्लॉथ को खरीद के उसे और भी कोई
ऑल्टर करके या सिलाई करके कोई नया बनाएगा और फिर उसको क्या करेगा, बेचेगा मार्केट में, तो उसके लिए वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। शुगर खरीदा है घर में यूज़ करने के लिए, चाय बनाने के लिए, ठीक है जी, या किसी चीज़ में डाल के खाने के लिए, तो कंज्यूमर यानी कंजम्पशन गुड्स। लेकिन शुगर खरीदा है किसी ने, ठीक है जी, और उससे कोई और सामान बना रहा है या उसको दुकान में रख के बेचने के लिए दुकानदार ने खरीदा है, ट्रेडर ने खरीदा है, तो वो आपका कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो ये डिफरेंस हो गया फाइनल गुड्स के अंदर, कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच, तीनों में डिफरेंस बता दिया, यही सेम चीज़ें। उसके अलावा ये ध्यान से पढ़ लो, जो कंजम्पशन गुड्स होता है ना, उसके अंदर फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है क्या, ऑलवेज रिमेंबर गुड्स, जहाँ पे भी लिखा हो गुड्स ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, नंबर 1 गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज। और जो गुड्स होते हैं वो 3 टाइप के हैं, एक है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। सबसे पहले नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जैसे जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे तुरंत खराब हो जाता है, 2-4 दिनों में खराब हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके सर, एक सेमी ड्यूरेबल और एक ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब जो बहुत टाइम तक चले, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जैसे सर एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी, कूलर, मोबाइल, ठीक है ना, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें बहुत सालों तक चलती हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, तो इसलिए ये ड्यूरेबल है। और जो कम टाइम के लिए चले, 1 ईयर के लिए, ठीक है जी, नॉर्मली अराउंड 1 ईयर जो चले, जैसे कि क्लॉथ्स, ठीक है जी, ब्रोकली, शूज़, ये क्या है, ये छोड़ दो, क्लॉथ्स एंड शूज़। तो अगर आपने कपड़े खरीदे तो नॉर्मली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो खराब हो जाता है, फिर आप नया खरीदते हो, सीजन भी बदल जाता है। जूते, चप्पल, जो भी चीज़ें ये खरीदते हो आप, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहनते हो, नॉर्मली अराउंड 1 ईयर, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं हो 1 साल ही, अराउंड 1 ईयर, तो उसे आप क्या बोलते हो, सेमी ड्यूरेबल, जो थोड़े टाइम के लिए चले। तो ये आपको मैंने टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 4 करा दिया चैप्टर नंबर 2 का। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए इस वाली वीडियो में। टॉपिक नंबर हमने करा कौन सा, 3, 4, 5। इसके बाद वाले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्जाम है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई, एंड अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स के भी आप क्या कर सकते हो, टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो।